नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गिरी गाज। शहरी विकास विभाग ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को हटाया। चंपावत में प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान गिरी केमिकल की बोतल, गंध से 7 छात्राएं हुई बेहोश। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार एक्टिव। गाजियाबाद की घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क। बच्चों के डिजिटल व्यवहार की होगी कड़ी निगरानी। नैनीताल में 124 लोग ले रहे दोहरी पेंशन। कैग की रिपोर्ट में हुआ फर्जीवाड़ा उजागर। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में भी दिखेगा बारिश बर्फबारी का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के धरना स्थल पहुंचकर अधिकारियों को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य के हित में आंदोलनकारियों का समर्थन करने का दावा किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए कई पीढ़ियों से रहने वालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया था, न कि राज्य बनने के बाद उन्हें उजाड़ दिए जाने के लिए। इसलिए ऐसी स्थिति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार मंत्रिमंडल को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखने की सलाह दी। इसीलिए क्या राज्य इसीलिए बनाया हमने। सरकार का दायित्व है, पूरे मंत्रिमंडल को विचार करना चाहिए और राज्य सरकार को स्वयं जो है सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना चाहिए, कहना चाहिए नहीं साहब ये स्थिति है और ये इनका अधिकार है। और 1950 से जब पंचायती राज एक्ट प्रभावी हुआ उससे पहले इसको गांव का दर्जा दिया गया है, बाबू ग्राम कहा गया है। भाई इतना ही तो संशोधन किया होगा। आज़ादी के बाद नाम जो है बाबू के नाम पर कर दिया, गांव तो पहले से लगा है। ऋषिकेश ग्राम सभा। तो इसलिए ये बात है। मैंने अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करने जा रहा हूँ और उनसे आग्रह करने जा रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विचार करे और यदि कोई किसी तरीके का असमंजस है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए एक दिन का और उसमें बात करके पूरी आप जो है पूरा राज्य एक राय से इसका सॉल्यूशन निकाले। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड एसटीएफ ने कुख्यात वाल्मीकि गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष बॉलर मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध और अपराधियों से साठगांठ रखने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ जांच में सामने आया कि करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई, जिसमें फर्जी आधार कार्ड लगाकर फर्जी गवाही कराई गई है। इस मामले में विजय कुमार निवासी गंगनहर रुड़की को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस प्रकरण में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 में हिलांस कैंटीन से जुड़ी महिला समूहों ने आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल पेश की है। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में विकासखंड रायपुर की दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कलाकारों व अतिथियों के लिए भोजन व्यवस्था संभालते हुए अपने कौशल और मेहनत से सभी का ध्यान आकर्षित किया। महोत्सव में 175 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जहां महिला समूहों के उत्पाद और सेवाएं खास साबित हुए। हिलांस कैंटीन का संचालन कोऑर्डिनेशन अस्पताल, कलेक्ट्रेट और आईएसबीटी में महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मसूरी के बरलोगंज क्षेत्र में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। उन्होंने बताया कि यहाँ मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ कई आवश्यक जांचें, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े के मामले में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में लापरवाही बरतने पर आईजी ने भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज अनिल कुमार को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई धनंजय गिरी के खिलाफ चल रहे करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जांच में लापरवाही पाए जाने पर की गई है। आईजी कुमाऊं के अनुसार धनंजय गिरी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े के मामले जांच में चल रहे हैं। आईजी ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए पुलिस को तेजी से निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए, धनंजय गिरी और उसके साथियों के विरुद्ध मेरे पास पिछले 2 महीने में काफ़ी शिकायतकर्ता आए हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अमाउंट्स लिए, परंतु ना ही प्रॉपर्टी दी पीड़ित को और ना ही उसका पैसा वापस किया। तो लगभग जब इसकी हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री देखी तो 2018 से लगभग 9 केसेस धनंजय और इसके साथियों के विरुद्ध कायम हैं। इन केसेस में चार्जशीट अवश्य हुई है, परंतु किसी भी प्रकार से पीड़ित को अपना पैसा वापस नहीं मिला है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं सहित सभी जनहित योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। अल्मोड़ा विकास भवन में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने नवनिर्मित उप जिला अस्पताल के शीघ्र उद्घाटन और आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला नगरपालिका में सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और सभी 20 सभासदों के सफल 1 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को चेक वितरण कर घरों की चाबी भी सौंपी गई। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने लाभार्थियों व सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। नमस्कार। और आज हमारे जो कार्यकाल था, आज इसका पूरा 1 वर्ष हो चुका है और आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, विशेषकर हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनको सम्मानित करने का है और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको सम्मानित करने का है, क्योंकि उन्हीं की सहयोग से और हमारी क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो 1 वर्ष पूरा किया है और उनका जो सहयोग रहा है। नगरपालिका परिषद डोईवाला के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, नंदू भाई को और तमाम जो सभासद हैं, यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जिन्होंने 1 साल में भविष्य की दिशा निर्धारित की है और 1 वर्ष में तमाम तरह के जो विकास कार्य चाहिए जनता को, उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, केंद्र सरकार के हालिया बजट और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल वार्षिक आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
उन्होंने बताया कि साल 2013-14 में देश का बजट अनुमान लगभग 14 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 41,25,494 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये लगभग 187% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रदेश का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की संस्तुति प्रदान कर दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 8 फरवरी को देहरादून में होने जा रही महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े संगठनों, राज्य आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिससे आने वाली 8 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 40 से ज्यादा संगठनों ने भागीदारी की। इस दौरान सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, सामाजिक और जन सरोकारों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि बेटी अंकिता के मामले में सरकार के सभी की मांग के चलते सीबीआई जांच की मांग को स्वीकारा है। इसके बाद ही विपक्षी दल अंकिता की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि तमाम मामले में सरकार के निर्देश पर की जा रही सीबीआई जांच पूरी तरह से छलावा है। साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए भी विपक्ष जोर डालता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों ने महापंचायत करने का बड़ा फैसला धामी सरकार के खिलाफ कर दिया है। देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिपोर्ट होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं, वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, वो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी वो सरकार ने पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए। मैं जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है, जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है, वो बुनियाद हिल रही है। वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। जब से ये महापंचायत का निर्णय हुआ था, उसी दिन से हमारी इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई और एक बैठक पहले माननीय हरीश रावत जी के रेजिडेंस पर, दूसरी बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में रखी गई थी। और सभी दलों से अनुरोध किया गया था कि अधिक से अधिक लोग पहुंचें और अंकिता भंडारी को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसमें सहयोग करें। समाजवादी पार्टी, हमारे ये प्रदेश महासचिव हैं अतुल शर्मा जी, महिपाल सिंह यादव जी, ये इन लोगों ने लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हरिद्वार के लोगों से, ऋषिकेश के लोगों से, और भाजपुर के भी कुछ लोग आएंगे। और मैं समझता हूं कि देहरादून के शरीक हो गई
हरिद्वार और ऋषिकेश के भी लोग। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड की वर्तमान समय में चल रही सीबीआई जांच को पूरी तरह से न कराते हुए ढकोसला करार दिया। विपक्षी दलों का मानना है कि ये जांच केवल वीआईपी को बचाने के लिए की जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन इस जांच को पूरी तरह से खारिज करता है। महिला अपराधों को लेकर भी विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष से जवाब मांगा है। साथ ही भाजपा ने महिला अपराध और महापंचायत को लेकर सब्र रखने की बात करते हुए देहरादून में होने जा रही महापंचायत को लेकर विपक्षी दलों पर हल्ला बोला है। देखिए, वर्तमान में हमारा जो पार्टी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इस केस में प्रस्तावित है, पहले से ही हो रखी है, इसमें जो कि आज प्रथम दिन है और कल दूसरा दिन है। लेकिन इस महापंचायत में क्योंकि सामाजिक संगठनों का एक आह्वान है, तो निश्चित रूप से जब से यह मामला चर्चाओं में आया है, घटित हुआ है, तब से यूकेडी लगातार इसको समर्थित करती रही है और उन सारे सामाजिक संगठनों का हमने समर्थन किया है। यदि महापंचायत हो रही है तो उत्तराखंड क्रांति दल का इसमें समर्थन है, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए अंकिता भंडारी के केस में और उस वीआईपी का पता लगना ही चाहिए। यानी कि रविवार के दिन ये महापंचायत बुलाई गई है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी आज हरेक की बेटी बन गई है और जिस तरीके से सरकार इस मामले में कवर अप करने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है, उसी के विरोध में महापंचायत का पूर्ण समर्थन उत्तराखंड की तमाम जनता कर रही है और इसमें पूर्व सैनिक भी बताए जा रहे हैं कि उनका समर्थन भी आ गया। कई सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है और महापंचायत जो परेड ग्राउंड में 11 बजे होगी, वहां पर लोग पहुंचे और इस कारण से भी क्योंकि सरकार ने भ्रमित करने के लिए एफआईआर दर्ज करके एक सीबीआई जांच की संस्तुति करी, जो निहायत ही शर्मनाक है क्योंकि माता पिता की एफआईआर पे ये नहीं हुआ, अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक के एफआईआर पे हुआ है। देखिए, इसमें 2 अलग अलग विषय हैं। एक तो जो वर्तमान में घटना घटी है और जो महिला अपराधों का विषय है वो चिंतनीय है, उस पर सरकार लगातार मंथन कर रही है कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपने देखा एसआईटी गठित हुई बहुत कम समय में, जहां अपराधी भी पकड़ा गया तो अपराधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल होने की स्थिति में है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा दिलाने के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, उस पर सरकार भी गंभीर है और आगे चल के पुलिसिंग में कुछ न कुछ हम लोगों को बदलाव भी करने पड़ेंगे, थोड़ा सख्ती भी अपनानी पड़ेगी और इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक अंकिता भंडारी केस का प्रश्न है, इसमें 2 विषय हैं जिनको लेकर मुझे जो लगता है कि बात होनी चाहिए। पहला विषय तो ये है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई द्वारा अपना काम प्रारंभ कर दिया गया है। गौर हो कि बीती 15 जनवरी को संघर्ष मंच ने शहीद स्मारक में बैठक की थी और महापंचायत का ऐलान किया था। बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के खुलासे और उसको बचाने में संलिप्त सभी लोगों को सजा दिलाने की मांग उठाई गई थी। मंच का कहना है कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं मंच ने महापंचायत में प्रदेश से काफी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया है। लंबे समय से चल रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक 3 की गिरफ्तारी हो गई है। सभी दल लंबे समय से वीआईपी के नाम को लेकर सरकार हल्ला बोल रहे हैं। अभी तक वीआईपी नाम का खुलासा न होने के साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए अब एक ही मंच से संयुक्त महापंचायत कर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार सभी दलों की इस महापंचायत के बाद कोई और बड़ा फैसला लेगी या ये महापंचायत व्यर्थ ही चली जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद भाजपा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में बजट की खूबियां गिना रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट के प्रावधानों और पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये बजट देश का बजट है और विकसित भारत संकल्प 2047 को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। देश का बजट है और
जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, जो विजन है, उसको लेकर के बजट देश को समर्पित किया गया है। और मुझे लगता है ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा। देश की जो विरासत है उसको मजबूत करेगा और उस विरासत को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बजट की उपलब्धियों को पॉइंट टू पॉइंट रखते हुए कहा कि ये बजट देश के साथ साथ उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने वाला है। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि बजट में सड़क, बिजली, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ट्रेल एवं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को विशेष प्राथमिकता दी गई है। खाद्य सब्सिडी है, उत्तराखंड को इतना दे दिया है कि आपदा में हमारे पास हमारा खजाना भरा हुआ है। चाहे सिलक्यारा आया हो या फिर चाहे हमारे ऊपर धराली आया हो या धराली आया हो, कहीं पर भी इतना भी हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में विलंब नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने, यहाँ उत्तराखंड की सरकार ने जो भी केंद्र से मांगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे यहाँ की सरकार से वार्ता करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से एक घंटे, आधे घंटे। हमारे गृह मंत्री जी एक चीज की यहाँ से ब्रीफिंग लेते रहे, क्या हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में ही सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुरू होगी। इसी को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सहकारिता टैक्सी सेवा को लेकर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो पहले से ओला और उबर चलते आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जो ओला और उबर चले थे उनके ऊपर भी प्रहार है। जो इंडिपेंडेंटली अपनी गाड़ी चलाते हैं उनको भी सरकार अपने से ही जोड़ना चाहती है, अपनी सहकारिता से जोड़ना चाहती है। और ये साफ हो गया है कि अब जो लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उनके ऊपर बेहद बड़ा कुठाराघात होने वाला है, उनके रोजगार पर। और जिस तरह से सरकार सोचती है केवल वही हर कार्य को अपने हिसाब से करेगी, मगर हमारे नवरत्नों को बेच देगी। जहां से असली पैसा आता था सरकार के लिए और हमारे लोगों को मिलता था रोजगार, मिलता था आरक्षण, उन कंपनियों को बंद कर रही है, उन फैक्ट्रियों को बेच डाल रही है। और इसी से पता चल रहा है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।